हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सपन और आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे वीडियोस में जाके पार्ट 1 देख लेना। आइए शुरू करते हैं। बिज़नेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है वो हम यहाँ पे अब कवर अप करेंगे। पहला है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का प्राइमरी रोल है कि वो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको सिस्टमैटिकली वो रिकॉर्ड करता है, जिससे कि एक ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और एक पर्टिकुलर डेट में कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन रहा वो जानने में मदद करता है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर जो मैनेजमेंट है वो रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं। अब आ जाता है तीसरा, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड होता है, जिसके वजह से कि बिजनेसमैन एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के साथ वो कंपेयर कर पाता है और अगर उसमें कोई भी चेंजेस आया, किस वजह से आया, उन रीजंस को लोकेट करने में उसको हेल्प करता है। एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेड है, इसलिए इसको एक अच्छा एविडेंस माना जाता है। ये लोन रेज़ करने में भी बहुत हेल्प करता है बिज़नेस को, क्योंकि जो बैंक्स है और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके बेसिस पर ही लोन्स प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है या कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उसके बेसिस पर ही वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस मेमोरी। जो भी बिजनेसेस हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके वजह से कि इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आ जाते हैं हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 ब्रांच हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है थर्ड, ये लेटेस्ट ऐड हुआ है। आइए हम इनको अब डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज़ करते हैं और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं बिफोर कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। और ये हमें हेल्प करता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस शीट को देखते हुए कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन रहा वो जानने में मदद करता है। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से ही आप समझ गए होंगे, इसमें हम कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला है इसका प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया, कितना कॉस्ट आया, ऑपरेशंस में कितना कॉस्ट आया और एक्टिविटीज़ और प्रोसेस को चलाने में कितना कॉस्ट आया, वो सब हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। हम इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम इसमें पता कर सकें कि कंपनी को कितना खर्चा हो रहा है ना। उन खर्चों को हम कैसे कम करें और कैसे हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अगर खर्चा कंट्रोल में नहीं होगा तो इससे क्या होगा, कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस कॉस्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस से रिलेटेड है, उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को कंसर्न करता है जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट और प्रॉफिट, है ना। और क्योंकि इसी बेसिस पे ही मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। अब आ जाते हैं हम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड
एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, जिसमें कि हम वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको कि हम मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकें। ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को, किस किस इवेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करें, जिसको कि हम, और वो क्या होना चाहिए, मनी टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकें। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड्स करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स हम इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। बुक कीपिंग में हम समराइज़ नहीं करते। बुक कीपिंग कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? क्लासिफिकेशन में। मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को, मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं और उन जर्नल बुक से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, मीन्स क्लासीफाई करते हैं। वही चीज़ें हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं अभी टेबल फॉर्म में। पहला है स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? सबसे पहले वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, उसके बाद रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई। और अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे बुक कीपिंग फिनिश हो जाती है। जैसे कि अकाउंटिंग में आ जाता है समराइज़ करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और जो भी उससे जो रिजल्ट्स आए उनको यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। सेकेंड आ जाता है आपका स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, शुरुआती स्टेज है। ये अकाउंटिंग का एक बेसिस बन जाता है। और अकाउंटिंग क्या है? सेकेंड स्टेज। जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होता है। थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें बुक कीपिंग में क्या होता है? हम सिस्टमेटिकली तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अकाउंटिंग में क्या होता है? ऑपरेशंस और जो भी हमने प्रोसेस किया उसका जो रिजल्ट्स आया उसको असर्टेन करना, उसको डिटरमाइन करना और साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को भी डिटरमाइन करना, ताकि इससे जो भी रिज़ल्ट आया हम उसको क्या करते हैं, लास्ट में यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं। अब आ जाता है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग का नेचर क्या है? ये रूटीन ही नेचर है, ये डेली बेसिस पे हम करते रहते हैं। जबकि अकाउंटिंग क्या है? वो एनालिटिकल और डायनामिक इन नेचर है। इसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है अकाउंटिंग में कंपेयर टू बुक कीपिंग। अब आ जाता है नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ये रूटीन वर्क है जो कि जूनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है, और जो अकाउंटिंग है वो एक स्पेशलाइज फंक्शन है। इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है जो कि सीनियर स्टाफ द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो अभी मैंने बताया वही चीज़ अभी देखो स्पेशल स्किल्स में आ गई है। ये मैकेनिकल इन नेचर है, रूटीन वर्क है, इसमें कोई भी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। इनमें क्या डिफरेंस है? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। ये डील करता है अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स से। ये हमें बताता है अकाउंटेंसी कि कैसे हम अकाउंट्स को मेंटेन करें, समराइज़ करें और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरह से हम यूज़र्स तक कम्युनिकेट कर सकें। तो अकाउंटेंसी क्या है? एक प्रिंसिपल है, और अकाउंटिंग क्या है? उन प्रिंसिपल्स को, नॉलेज को अप्लाई करना। तो हम आगे पढ़ते हैं वही चीज़ें। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, और जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अकाउंटेंसी ने जो भी प्रिंसिपल्स और जो रूल्स फ्रेम किए उनको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग को हम कैरिड आउट करते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है?
अकाउंटिंग का नॉलेज है, जबकि अकाउंटिंग क्या है, उस नॉलेज को अप्लाई करने। अकाउंटेंसी क्या है, नॉलेज है, और अकाउंटिंग क्या है, उस नॉलेज को अप्लाई करना। अब आ जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो कि यूज़र्स को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, है ना। और इन इंफॉर्मेशंस को हम आगे कैटेगराइज कर देते हैं, बांट देते हैं, जैसे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी ने कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस उनको इंकर्ड हुआ है, वो पता करने में। तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन बांट देते हैं जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन, तो कंपनी का क्या पोजीशन रहा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और थर्ड इन्फॉर्मेशन आता है रिलेटेड टू कैश फ्लो, कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कितना भरोसेमंद है वो इन्फॉर्मेशन, है ना। वेरीफाइबल होना चाहिए, जिसको कि हम वेरीफाई कर सकें। एरर फ्री होना चाहिए। दूसरा है आपका रिलेवेंस। तो रिलेवेंस में आपका आ जाता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स के अकॉर्डिंग हो या यूज़र्स के लिए रिलेवेंट हो। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि वो यूज़र्स को नीड है उस इन्फॉर्मेशन की, उसको पूरा कर सके, जैसे कि डिसीजंस लेने में। अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ जाता है जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि वो यूज़र्स को समझ में आ सके। अब लास्ट पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। अब इसमें दो आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन और दूसरा आ जाता है आपका इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपेरेबिलिटी में आ जाता है कि इसमें जो यूज़र्स है वो कंपेयर कर सके एक अकाउंटिंग पीरियड के इंफॉर्मेशन को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के इंफॉर्मेशन के साथ या रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सके। अगर वो कंपनी के ही एक साल के रिजल्ट्स को दूसरे साल के साथ कंपेयर करता है तो उसको हम इंट्रा फर्म कहते हैं। और अगर यूज़र कंपनी के एक इंफॉर्मेशन को दूसरे कंपनी के इंफॉर्मेशन के साथ वो कंपेयर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स। तो इसमें दो टाइप के यूज़र्स होते हैं। पहला हो गया आपका इंटरनल यूज़र्स और दूसरा हो गया आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। हम बात करते हैं अभी इंटरनल यूज़र्स। तो इसमें तो सबसे पहले आपका ओनर्स आ गए, वही ताकि उनको वो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि वो पता कर सके कि उसमें उसके कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और उसके जो बिज़नेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या रहा है ना। दूसरे हो गए आपके मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीजंस ले सके, जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट को वो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कम करेंगे, किस न्यू प्रोजेक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को भी चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तीसरा आपका आ गया एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। जैसे कि एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को साल के एंड में बोनस मिलता है और वो बोनस कंपनी के प्रॉफिट के साथ लिंक होती है, इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। अब आ जाता है आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो
सिर्फ इंटरनल यूज़र्स ही यूज़ नहीं करते हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र्स भी यूज़ करते हैं। जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्हें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कंपनी का कितना ग्रोथ है ना। उसी को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। जो क्रेडिटर्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट बेसिस पे सप्लाई करते हैं। वो ऐसे ही सप्लाई नहीं करते, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कंपनीज के, और ये पता करते हैं कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। उसी के बेसिस पे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट्स और जो अथॉरिटीज़ होती है वो भी इंटरेस्टेड होती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो, क्योंकि उनको नेशनल इनकम्स जो भी है, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो कंपाइल करते हैं, तो इसीलिए वो जो भी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। पॉलिसीज़ बनाने में भी गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं। और जो रिसर्चर्स होते हैं वो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम, इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, तो इसका आंसर क्या है? अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसीलिए क्योंकि एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और जो फाइनेंशियल पोजीशंस है उनको पता करने में हेल्प करता है। ये साइंस इसीलिए है क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं। जो भी नॉलेज होता है वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल्स मीन्स कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड होता है, इसीलिए एक साइंस है। अब आ जाता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिस्टम में जैसे दो टाइप के होते हैं। एक आ गया आपका डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा आ गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इसमें किसी भी ट्रांजैक्शंस के जो दो पहलू होते हैं उन दोनों पहलू को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि हमने गुड्स परचेस की कैश बेसिस में, तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई। पहला जो हमने क्या किया, पहले हमने गुड्स रिसीव किया और दूसरा हमने कैश पे किया, तो इसकी एंट्री क्या हो गई? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम इसमें दोनों ही चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके आ जाते हैं हम फीचर्स पे। तो फीचर्स में पहले यही है कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसका हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा ये है कि ट्रांजेक्शन्स के दोनों पहलुओं को वो रिकॉग्नाइज़ करता है। ऐसा नहीं है कि हमने परचेस किया तो सिर्फ परचेस को छोड़ दिया, परचेस को रिकॉर्ड ही, कैश वाले एस्पेक्ट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये आपका अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में आ जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है, जो भी हमने पहलुओं को रिकॉर्ड किया तो पहले एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और दूसरा एस्पेक्ट को हम क्रेडिट करेंगे, है ना। डेबिट एंड क्रेडिट रूल को फॉलो करते हुए ये सारे इसके हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स पढ़ रहे हैं। अब इसके लास्ट में आ जाते हैं हम, डेबिट के जितने भी टोटल होता है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। तो इससे जो एरर है वो कम हो जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है और हमें ये ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस में पहला है सिस्टमैटिक सिस्टम। ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम है क्योंकि इसमें हम प्रॉपर तरीके से हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजेक्शन्स के जो दोनों एस्पेक्ट हैं उन दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं और ये एंश्योर करता है कि इसमें जो एक्यूरेसी हो वो सही हो और एरर को मिनिमाइज़ करने में भी हेल्प करता है।
डबल एंट्री सिस्टम। चौथा पॉइंट आ जाता है आपका ये कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने में मदद करता है और इसमें और ये कंपनी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम इन डेप्थ डिटेल में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि जो कंपनी को फ्यूचर में जैसे कि आगे अपने एक्सपेंडिचर्स है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। इससे क्या कर सकते हैं हम, एक साल के अकाउंटिंग पीरियड के रिजल्ट्स को हम दूसरे साल के अकाउंटिंग पीरियड के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इससे जो भी चेंजेस हुआ उसके वो किस रीज़न से हुआ वो हमें मदद करता है जानने में। मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, यस। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, फ्रॉड्स और मिस अप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट करने में भी हेल्पफुल करता है, यस। क्योंकि हम इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, जिसके वजह से कि जो फ्रॉड्स है वो बहुत ही कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। या तो हम एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं या तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं, इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं। सारे रिकॉर्ड्स हम इसमें मेंटेन नहीं करते हैं, इसमें क्या हम मेंटेन करते हैं, पर्सनल अकाउंट और कैशबैक अकाउंट हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स जो भी हम मेंटेन करते हैं वो इनकम्प्लीट होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, क्योंकि कभी ये एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा, कभी ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा। इसके वजह से ये अनसिस्टमेटिक हो जाता है और इसीलिए ये भरोसेमंद नहीं रह जाता। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये डबल एंट्री बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता है और इस वजह से हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते और जिसके वजह से कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड ही नहीं करता। एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, तो इससे ट्रू एंड फेयर व्यू तो मिलेगा ही नहीं और जो भी अकाउंट्स होंगे वो इनकम्प्लीट रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।